अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ में हम आयन, इसके टाइप्स कैटायन, एनायन, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में ना सिर्फ हम इसे एक्सप्लेन करेंगे बल्कि इसके अलावा जितनी भी कंसेप्चुअल पॉइंट्स है, कॉमन मिस्टेक्स है, इस पर भी बहस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक केमिकल स्पीशीज़ को। बुनियादी तौर पर केमिकल स्पीशीज़ क्या है? आप सब ने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है। अब वो स्पीशीज़ जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है इसको हम केमिकल स्पीशीज़ कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में कौन सी चीज़ें हिस्सा लेती है? तो केमिकल रिएक्शन में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन हिस्सा लेती है। तो केमिकल स्पीशीज़ that is atom, molecules, ion, etc. take part in a chemical reaction। यानी केमिकल स्पीशीज जो है ये एटम है, मॉलिक्यूल है या आयन है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो एटम जो है ये बुनियादी तौर पर दो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है और एक है प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन एटम में इन दोनों की तादाद जो है ये इक्वल होता है, तो इस वजह से एटम एज अ होल हमारे पास न्यूट्रल होता है। लेकिन जब इस एटम में या एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इस एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से एटम पे चार्ज आता है। और जब एटम इलेक्ट्रॉन या लॉस करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इस पे जो चार्ज आते हैं तो फिर इसको हम एटम नहीं कहते, इसको हम आयन कहते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे पढ़े एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, एटम तो हमारे पास न्यूट्रल होता है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं रहता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, क्योंकि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल। An atom can lose or gain electron in the balance is disturbed। लेकिन एटम इलेक्ट्रॉन लॉस भी करता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है। लेकिन जब एटम ये इलेक्ट्रॉन ऐड करता है या इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बैलेंस डिस्टर्ब होता है और रिजल्टिंग इन अ नेट चार्ज। और इस एटम पे नेट चार्ज आता है या पॉजिटिव या नेगेटिव, और फिर इसको हम एटम नहीं कहते और इसी चार्ज पार्टिकल को फिर हम आयन कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने न्यूट्रल एटम लिखा है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इक्वल है। लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो इससे कैटायन बना है और कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है। और जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया और इसको हम एनायन कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें कैटायन क्या है, एन एटम दैट लॉसेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। यानी जब एटम अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो इस एटम पे नेगेटिव चार्ज आती है और इसको हम कैटायन कहते हैं और कैटायन एनायन का टाइप है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अब यहाँ पर +1 और -1 दोनों को अगर हम देखें तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इसी तरह जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस पे हाइड्रोजन प्लस आता है। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते है तो इस पर Mg2+। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन एराइज होता है कि कैटायन तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो इस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं, लेकिन क्या हर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं? इसके लिए क्या ज़रूरी है? तो वो एटम जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के लिए बहुत ज़्यादा कम एनर्जी दरकार हो, तो वो कैटायन बेसिकली बनाती है। और ये कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मेटल में है। यानी अगर हम मेटल में देखें तो मेटल में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस जो है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं और इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। मेटल में क्या है? मेटल में न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम है। तो जब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम रहता है तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करती है और इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस होती है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो कैटायन है ये बुनियादी तौर पर मेटल से बनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इंडिकेट लेवल यानी कंसेप्चुअल पॉइंट्स है कि एटम और कैटायन में
कौन सी स्पीशी का जो साइज है वो ज़्यादा होता है। तो एटम और कैटाइन में अगर हम देखें, ये हमारे पास एटम में तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है और न्यूट्रल होता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेट सपोज एक एटम है। इस एटम में हमारे पास ये प्रोटॉन है और ये सारे क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब पहले हमारे पास यहाँ पर लेट सपोज 2 प्रोटॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे मैं एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये हमारे पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये लास्ट शेल है। लेट सपोज ये हमारे पास सोडियम है, ठीक है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सोडियम में हमारे पास 3 शेल है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 11। फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 और लास्ट में हमारे पास 1। अब यहाँ पे सोडियम ने इस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन लैस किया। तो जब सोडियम ने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लैस किया तो सोडियम में हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन थे पहले और 11 प्रोटॉन थे, ठीक है। अब जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लैस किया तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हुए और 11 प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो लैस नहीं करता ना एटम। तो पहले ये 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते थे, अब ये 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए तो ये इजी हो जाएगा ना। तो जब ये इजी हो जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज होगा। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो शेल है ये रिमूव होगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि कैटाइन जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, स्मॉलर होता है। इसका साइज जो होता है, इसका जो साइज होता है क्या होता है, ये स्मॉलर होता है। किस चीज से, न्यूट्रल एटम से या एटम से। एटम तो बुनियादी तौर पर न्यूट्रल होते हैं। तो एटम का साइज बड़ा होता है और कैटाइन का साइज छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि कैटाइन जो होता है इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और आउटर शेल रिमूव होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की वजह से और प्रोटॉन का तादाद तो सेम रहता है, तो प्रोटॉन की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रहता है। फिर है हमारे पास एनाइन। तो एनाइन क्या है, जब एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक एटम है फ्लोरीन। क्या है हमारे पास, फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और फिर सेकंड शेल में हमारे पास फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन में हमारे पास पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर 9 प्रोटॉन होंगे और 9 प्रोटॉन। अब जब क्लोरीन ने एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसमें टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हुए और प्रोटॉन तो 9 है ना। तो एक नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा है, तो इस वजह से फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है। फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसी तरह जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -2 चार्ज। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इसके लिए भी कोई चीज जो है ये रिक्वायर होती है। तो वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, तो वो एनाइन बनाता है। तो ये कैपेबिलिटी नॉन मेटल में ज्यादा रहती है, यानी नॉन मेटल जो होती है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती है और अपने आप से एनाइन बनाती है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि एटम में और एनाइन में किस चीज की साइज ज्यादा होती है। तो अगर हम एनाइन को देखें, लेट सपोज ये हमारे पास फ्लोरीन है ना, ये 9 प्रोटॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है। पहले ये 9 इलेक्ट्रॉन इन 9 प्रोटॉन इन 9 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते थे। अब जब ये एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा हमारे पास, ये सॉरी यहाँ पे, तो इसका साइज इंक्रीज होगा। क्यों साइज इंक्रीज होगा, इस वजह से साइज इंक्रीज होगा कि पहले हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में
7 इलेक्ट्रॉन थे, अब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्जन भी ज़्यादा होगा। प्रोटॉन पहले हमारे पास 9 थे और बाद में भी 9 है, तो प्रोटॉन तो वही सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए। पहले 9 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, अब 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्जन भी ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से ये जो A9 होता है इसका साइज एटम से, न्यूट्रल एटम से ज़्यादा रहता है। तो एज अ होल अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो साइज होता है वो A9 का रहता है। A9 का साइज वाइज A9 ज़्यादा रहता है एटम से, और एटम का साइज ज़्यादा होता है कैटाइन से। तो सबसे स्मॉलर साइज कैटाइन का होगा और सबसे लार्जर साइज A9 का होगा। अब है मालिकुलर आयन। तो मालिकुलर आयन को अगर हम देखें मालिक्यूल, तो मालिक्यूल बेसिकली क्या है? मालिक्यूल बेसिकली हमारे पास एटम की कम्बिनेशन है, यानी जब एक से ज़्यादा एटम होगी तो हम कहते हैं कि ये मालिक्यूल है। और नोबल गैसेस जो है ये एक एटम है लेकिन हम इसको मालिक्यूल इस वजह से कहते हैं क्योंकि मालिक्यूल बेसिकली वो केमिकल स्पीशीज़ होती है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, यानी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट करती है, केमिकल रिएक्शन नहीं करती। तो इस वजह से हम बुनियादी तौर पर जब एक से ज़्यादा एटम होते हैं तो हम इसे कहते हैं कि हमारे पास क्या है? मालिक्यूल है। तो हमारे पास एक मालिक्यूल है जिसे हम कहते हैं मीथेन CH4। ये हमारे पास एक मालिक्यूल है। अब मीथेन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पे चार्ज आया CH4+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस किया और प्रोटॉन की तादाद तो वही की वही है, तो एक चार्ज इस पे इंक्रीज हुआ। अब मीथेन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो प्रोटॉन की तादाद तो वही की वही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया। ये क्या था? मालिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है और स्टेबल एग्जिस्ट करती थी। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस किया तो पॉजिटिव चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया तो नेगेटिव चार्ज आया, और ये था मालिक्यूल। तो यहाँ पर मालिक्यूल पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया, तो इसको तो हम मालिक्यूल कहते हैं ना, और पॉजिटिव चार्ज पे इसको हम कैटायन, तो इसको हम कैटायनिक मालिकुलर आयन और इसको हम एनायनिक मालिकुलर आयन कहते हैं। यानी a molecule that gains or loses an electron and carries a negative charge is called molecular ion, या रेडिकल भी हम इसको कहते हैं। मालिकुलर आयन दो तरह की, एक कैटायनिक है जिसपे पॉजिटिव चार्ज रहता है और एक एनायनिक है जिसपे नेगेटिव चार्ज रहता है। अब अगर हम कैटायनिक की यहाँ पर देखें तो यहाँ पर CH4 पर प्लस चार्ज है, यानी ये मीथेन रेडिकल भी हम इसको कहते हैं, या कैटायनिक मीथेन कैटायन। यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड का कैटायन है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जो है, या इसको हम कार्बोनिल कैटायन भी कहते हैं। ये एनायनिक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो C2H5OH को हम इथेनॉल कहते हैं, यहाँ पर इथेनॉल ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन इराइज होता है कि कैटायनिक मालिकुलर आयन आर मच मोर कॉमन देन एनायनिक मालिकुलर आयन। कैटायनिक मालिकुलर आयन जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है एनायनिक मालिकुलर आयन से, यानी पॉजिटिवली चार्ज मालिकुलर आयन जो है ये बहुत ज़्यादा है नेगेटिवली चार्ज से, ठीक है। और कैटायनिक मालिकुलर आयन यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि कॉमन है। फिर हम आते हैं प्री रेडिकल की तरफ। प्री यहाँ पर आया है और रेडिकल यहाँ पे आया है। प्री रेडिकल बुनियादी तौर पर क्या है? प्री रेडिकल पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इसमें अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? आपने ये पढ़ा होगा कि हमारे पास एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन आए तो ये फेयर हो गया। अब जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या होगा? अनफेयर इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी भी एटम में अनफेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो हम इसे कहते हैं कि हमारे पास क्या है? प्री रेडिकल है, और ये हाईली रिएक्टिव होता है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर करना चाहता है। तो एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विद अ सिंगल अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। जब एटम या बहुत सारे एटम जिसके पास सिंगल या अनफेयर इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हम प्री रेडिकल कहते हैं, और इसके ऊपर हम डॉट लगाते हैं, यानी H रेडिकल। यहाँ पर H के ऊपर ये है क्योंकि H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास भी एक अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मिथाइल रेडिकल है, इसके पास भी एक अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इराइज होता है कि ये फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं? तो हमारे पास दो तरह के बॉन्ड ब्रेकिंग है। बॉन्ड ब्रेकिंग को हम बेसिकली केमिस्ट्री में फिजन कहते हैं, बॉन्ड फिजन कहते हैं। तो दो तरह की है, एक है हमारे पास होमोलैटिक फिजन और दूसरा हमारे पास है हेट्रोलैटिक फिजन। क्या है हमारे पास? हेट्रोलैटिक फिजन।
होमोलिटिक फिजन में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक क्लोरीन और दो क्लोरीन यानी Cl2 मालिक्यूल है, लेकिन मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो इस क्लोरीन ने अपना एटम लिया और इस क्लोरीन ने अपना एटम लिया, तो यहाँ पर हमारे पास दो क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गई, क्योंकि इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, किसी ने दो इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया। तो यहाँ पर दो क्लोरीन फ्री रेडिकल बने और ये जो एरो है इसको हम फिश हुक एरो कहते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक जो है हाइड्रोजन है और एक हमारे पास क्लोरीन है, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्लोरीन की तरफ होते हैं, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो इन्होंने ये दोनों इलेक्ट्रॉन लिए, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में छिड़ता और एक इन्होंने हाइड्रोजन का लिया और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो इस तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग को हम हाइड्रोलिटिक फिजन कहते हैं। यानी जब एक एटम दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और दूसरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसको हम हाइड्रोलिटिक फिजन कहते हैं। और जब बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ये सेम रहता है, यानी हर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसको हम होमोलिटिक फिजन कहते हैं। तो होमोलिटिक फिजन के दौरान फ्री रेडिकल बनते हैं और हाइड्रोलिटिक फिजन के दौरान आयंस बनते हैं, केटाइन और एनाइन। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। तो एटम अब यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ होमोलिटिक फिजन, तो ये हमारे पास क्लोरीन था, क्लोरीन में बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ तो हमारे पास दो क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए। अब ये फ्री रेडिकल जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पर बुक में एक रिएक्शन है हमारे पास, ये फ्री रेडिकल का एक रिएक्शन है और बेसिकली ये अल्केन का है, यानी क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारे पास मीथेन मालिक्यूल है और ये हमारे पास फ्री रेडिकल है, क्लोरीन फ्री रेडिकल है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास मीथेन मालिक्यूल है। ठीक है, तो मीथेन मालिक्यूल में क्या होता है, हमारे पास मीथेन मालिक्यूल में हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेता है और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, तो हमारे पास हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनता है और मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है। तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये HCl बनाता है, यहाँ पे आया। ठीक है, और क्लोरीन फ्री रेडिकल रह जाता है। फिर ये मिथाइल फ्री रेडिकल और Cl2 मालिक्यूल, तो Cl2 मालिक्यूल जो है इसमें एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेता है और एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये दो क्लोरीन रेडिकल बनते, तो इसमें से एक क्लोरीन रेडिकल जो है ये मिथाइल रेडिकल के साथ रिएक्शन करके मिथाइल क्लोराइड बनाता है और एक क्लोरीन रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिख के है कि ये जो फ्री रेडिकल होता है ये न्यूट्रल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो मिथाइल रेडिकल बनता है ये दोबारा क्लोरीन मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और क्लोरीन रेडिकल जनरेट करते हैं और इस तरह ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू रहता है। फिर कॉमन मिस्टेक, डोंट कंफ्यूज फ्री रेडिकल न्यूट्रल अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद आयन, यानी बाज़ लोग जो है ये फ्री रेडिकल न्यूट्रल या अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। क्लोरीन जो होता है ये न्यूट्रल होता है और अनफेयर होता है, और आयन जो होता है इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।